Hello everyone, myself Dr. Ripit Kumar Pathak, Assistant Professor, Department of Chemistry, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर रसायन विज्ञान का पेपर थर्ड पढ़ाऊँगा। इस पेपर थर्ड में के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस कोरोना काल में अभी आप सभी को ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ही पढ़ाई करनी है। क्लासरूम में आके पढ़ाई अभी आदेश आए नहीं है, तब तक अपने को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही पढ़ाई करनी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के थर्ड पेपर की प्रथम यूनिट अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम शुरू करते हैं बीएससी थर्ड ईयर रसायन विज्ञान का पेपर थर्ड कार्बनिक रसायन, जिसकी प्रथम यूनिट अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस यूनिट के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपकी इमेज जो शो हो रही है उसमें लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम विज्ञान या स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रम विज्ञान रसायन विज्ञान या विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसके माध्यम से हम किसी भी यौगिक अणु की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अणु की संरचना का मतलब ये होता है कि उसमें द्विबंध है या एकल बंध है या ट्रिपल बॉन्ड है, या उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो इन कंप्लीट संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम विज्ञान। तो स्पेक्ट्रम, किसी भी यौगिक अणु का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना तथा उसकी व्याख्या करना, और उसकी व्याख्या करके अणु की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना ही कहलाता है आपका स्पेक्ट्रम विज्ञान या स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पे आपके सामने एक नया शब्द आया, स्पेक्ट्रम प्राप्त करना। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम की परिभाषा भी मैंने आगे लिखी हुई है। जब श्वेत प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म में से गुजारकर पर्दे पर गिराया जाता है तो वह 7 रंगों की एक बैंड या पट्टी के रूप में विभक्त हो जाता है। ठीक है ना? तो श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों या तरंग दैर्ध्य के अवयवों में वितरित होने को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और जो बैंड प्राप्त होता है उसी बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश का मतलब क्या हुआ? कोई भी लाइट है, जैसे कि आप ट्यूबलाइट की लाइट है या बल्ब की लाइट है या सूर्य की प्रकाश की जो किरण आ रही है, उस लाइट को, उस किरण को जब हम किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो श्वेत प्रकाश है, वो विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विभक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ केवल 7 रंगों में विभक्त होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनमें से केवल हमें ये 7 रंग ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी उस प्रिज्म में गुजरने के बाद विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं, लेकिन उन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। इसलिए हमने केवल कहा है 7 रंगों में विभक्त हो जाना। एक्चुअली ये 7 रंगों में विभक्त नहीं होकर विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विभक्त हो जाता है। इसका मतलब श्वेत प्रकाश की किरण में विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें उपस्थित होती हैं। ठीक है ना? तो स्पेक्ट्रम क्या हुआ? जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश की किरण विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विभक्त हो जाता है। तो विभक्त होने के बाद एक बैंड प्राप्त होता है, जैसे कि आप देखते हैं इंद्रधनुष का रंग अपने को जो दिखाई देता है, एक बैंड, एक पट्टिका के रूप में दिखाई देता है, उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है ना? और ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। फिर आगे नेक्स्ट परिभाषा लिखी हुई है संपूर्ण स्पेक्ट्रम। अब संपूर्ण स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विकिरणों की तरंग दैर्ध्य के अनुसार एक क्रमबद्ध विन्यास को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या संपूर्ण स्पेक्ट्रम कहते हैं।
मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो होती हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनके तरंग दैर्घ्य के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से जमाया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से उनको एक जमाया जाता है। तो एक बैंड प्राप्त होता है, एक पट्टी प्राप्त होती है, जिनको हम कहते हैं संपूर्ण स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारा अलग अलग प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। संपूर्ण स्पेक्ट्रम विभिन्न प्रकार की जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं उनको उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या संपूर्ण स्पेक्ट्रम। नीचे मैंने यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं उनको उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में जमाया गया है। तो हमें एक डायग्राम प्राप्त होता है, एक पट्टी प्राप्त होती है, जिन्हें हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या संपूर्ण स्पेक्ट्रम, जिसमें आप देख रहे हैं अंतरिक्ष किरणें, फिर उसके बाद लिखा हुआ है एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट, फिर दृश्य तरंगें जिसे हम विजिबल वेव भी कहते हैं, फिर उसके बाद लिखा हुआ है अवरक्त इंफ्रारेड IR, फिर सूक्ष्म तरंगें रडार टेलीविज़न जो हम टेलीविज़न में देखने में उपयोग लेते हैं, फिर NMR तरंगें, फिर रेडियो तरंगें एंड लास्ट AC तरंगें लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में जमाया गया है। मतलब एक्स किरणें की जो तरंग दैर्घ्य हैं वो छोटी होती हैं, किससे? पराबैंगनी से। दृश्य तरंगें होती है वो अवरक्त से छोटी होती हैं। तो आप डायग्राम देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है और किसकी कम। नीचे मैंने लिखा हुआ है ऊर्जा एवं आवृत्ति एवं तरंग संख्या। तो ये जो होती हैं वो तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम होती हैं। तो ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, तो ये तरंग दैर्घ्य का ऊर्जा आवृत्ति और तरंग संख्या का घटता हुआ क्रम में है। नीचे मैंने कुछ तरंगे लिखी हुई हैं, दृश्य तरंगे जिसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के मध्य। मतलब जितने भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे दिख रही हैं उनमें से केवल ये रेंज की जो तरंग दैर्घ्य होती हैं उन्हें ही हमारी आंखें देख सकती हैं। इसके अलावा दूसरी कितनी भी प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं उन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। फिर मैंने लिखा हुआ है पराबैंगनी जिसका रेंज होता है 1500 से 400 नैनोमीटर के मध्य। फिर उसके बाद एक्सरे, तो एक्सरे होता है 0.01 नैनोमीटर से 15 नैनोमीटर के मध्य, जिसका उपयोग क्रिस्टलीय संरचना के अध्ययन में किया जाता है। ठीक है, और एक्सरे का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी हम करते हैं। तो यहाँ पे ये पट्टी जो दिख रही है वो आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। अब आगे और चर्चा करने से पहले, आगे इस बढ़ने से पहले हमें कुछ और स्पेशल परिभाषाएं हमने को पढ़नी है। वो जो स्पेशल परिभाषाएं वो आपकी हैं तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और तरंग संख्या के बारे में। यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, उस इमेज में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं लिखी हुई हैं। जो परिभाषाएं आप हालांकि पहले से भली भांति जानते हैं, फिर भी यहाँ पे एक परिचय के रूप में इसको देखना ज़रूरी है। तो पहले आप सबसे पहले देख रहे हैं तरंग दैर्घ्य की परिभाषा। तो तरंग दैर्घ्य की परिभाषा लिखी हुई है, एक पूर्ण चक्र में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्ब्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है लैम्ब्डा या तरंग दैर्घ्य की इकाई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तरंग दैर्घ्य क्या होता है, एक पूर्ण चक्र में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। इट मीन्स जो दूरी की इकाई है वही आपकी तरंग दैर्घ्य की इकाई होगी। लेकिन तरंग दैर्घ्य एक बहुत छोटी इकाई होने के वजह से तीन और इम्पोर्टेंट इकाइयाँ इसकी होती हैं। एक होती है एंगस्ट्रॉन, एक होती है माइक्रोन, एक होती है नैनोमीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी आवृत्ति।
फ्रीक्वेंसी, किसी बिंदु से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंग दैर्घ्य की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इट मीन्स तरंग की आवृत्ति क्या होगी आपकी, किसी बिंदु से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज या दोलन प्रति सेकंड, CPS। इसे न्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह ऊर्जा का मापक भी माना जाता है क्योंकि फॉर्मूला होता है E बराबर H न्यू। इसके बाद आपकी परिभाषा है तरंग संख्या, जिसे हम वेव नंबर से न्यू बार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ सिंबल आप देख सकते हैं। इसकी परिभाषा होती है 1 सेंटीमीटर में तरंग दैर्घ्य की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर में कितनी तरंग उपस्थित होती हैं उसी को हम तरंग संख्या कहेंगे। इसे केसर भी कहा जाता है। और यह जो होती है वो तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम विलोम होता है। इसकी मात्रक की बात करें तो यह तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम है, अतः जो तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक है उसका अपोजिट, मतलब 1/, सेंटीमीटर या 1/, मीटर इसका मात्रक होगा। इट मीन्स सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। ठीक है। और ये जो तरंग संख्या है वो आपकी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में आएगी। इसके बाद आपकी जो नैनोमीटर है, लैम्बडा है, वो आपका काम आएगा UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आएगा। तरंग संख्या आपकी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आएगी। और ये जो आपका हर्ट्ज आवृत्ति है वो आपकी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में आएगा। ठीक है। तो ये होगी आपकी महत्वपूर्ण 3 परिभाषाएं, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति एंड तरंग संख्या। अब आगे और अपन बढ़ते हैं स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में पहले अपन देखा स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसके बाद अब देखेंगे आगे हम स्पेक्ट्रम के प्रकार। स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो पहले अपन देखते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसकी परिभाषा है वो है किसी स्रोत से प्राप्त प्रकाश को किसी अवशोषण माध्यम में गुजारा जाता है। अवशोषण माध्यम में गुजारने के बाद जो परिणामी प्रकाश जो होता है उस परिणामी प्रकाश को स्पेक्ट्रोमीटर में देखा जाता है और स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार जो स्पेक्ट्रम हमको मिल रहा है उस स्पेक्ट्रम को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहेंगे। इट मीन्स अवशोषण स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली समझाया है। स्रोत से प्रकाश की किरण आई, उस प्रकाश की किरण को किसी यौगिक मतलब अवशोषण माध्यम में डाला, तो यौगिक या जो भी अवशोषण माध्यम है उस प्रकाश में से जो भी वो अवशोषित कर सकेगी उसको अवशोषित कर लेगा। फिर प्राप्त परिणामी प्रकाश को हम स्पेक्ट्रोमीटर में देखेंगे और स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे। इट मीन्स लास्ट में जो अपने को स्पेक्ट्रम, इस विधि से जो अपने को स्पेक्ट्रम मिलता है उस स्पेक्ट्रम को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जो भी जितने भी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हम वो ये अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। आगे लिखा हुआ है चमकीली पार्श्वदर्शी पर काली रेखाएं इसी स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती हैं। और ये जो काली रेखाएं हैं वो यह बताती है कि प्रकाश का यह भाग अवशोषण माध्यम या किसी यौगिक के द्वारा अवशोषित किया गया है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ, स्रोत से प्रकाश आया, प्रकाश यौगिक के ऊपर डाला गया, तो यौगिक ने जो भी उसकी नेचर, उसकी प्रकृति के हिसाब से प्रकाश को अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के बाद जो परिणामी प्रकाश बचेगा उसका स्पेक्ट्रोमीटर में देखेंगे, उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे और उसी को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, तरंग संख्या, स्पेक्ट्रम के प्रकार, अवशोषण स्पेक्ट्रम, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। अवशोषण के दूसरा प्रकार है आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित विकिरणों को सीधे ही स्पेक्ट्रोमीटर में या स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा जाता है
और उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी आपका प्रकाश का स्रोत है उसके द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश की जो किरणें हैं उन्हीं को हम डायरेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर में ले जाएंगे और उसको हम उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे। तो यहाँ पे उत्सर्जित प्रकाश की वजह से स्पेक्ट्रम अपने को प्राप्त हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अवशोषण में क्या था, किसी स्रोत से प्राप्त प्रकाश को किसी यौगिक के ऊपर डाल रहे थे, यौगिक उसमें से प्रकाश को अवशोषित कर रहा था, देन परिणामी प्रकाश का अपन स्पेक्ट्रम बना रहे थे। यहाँ पे जो आपका यौगिक है, जो आपका कंपाउंड है, या जो भी आपकी कोई वस्तु है, कोई स्रोत है, उसके द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश है उसी को हम डायरेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर में देख रहे हैं, उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टंगस्टन तंतु एवं सूर्य से जो उत्सर्जित प्रकाश है, सूर्य से जो किरण आ रही है, उसी को हम अगर स्पेक्ट्रोमीटर में देखेंगे तो ये जो स्पेक्ट्रम कहलाएगा उसको हम कहेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे काले पार्श्वदर्शी पर चमकीली रेखाएं प्राप्त होंगी और ये चमकीली रेखाएं प्राप्त होना ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को आगे और डिवाइड किया गया है सतत स्पेक्ट्रम और असतत स्पेक्ट्रम में। सतत स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि यहाँ पे जो तरंग ढेरे का जो विभाजन होगा, तरंग विकिरणें जो होंगी, वो विभाजन हमको दिखाई नहीं देता, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल से बैंगनी रंग तक रंग एक दूसरे में विसरित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। मतलब यहाँ पे अपन अंतर नहीं कर सकते हैं कि कब लाल रंग खत्म हो रहा है, कब बैंगनी रंग शुरू हो रहा है, अर्थात रंगों में परिवर्तन सतत होता है। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम सतत स्पेक्ट्रम कहेंगे। यहाँ पे केवल रंग की बात करिए, क्योंकि दूसरी जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं उन्हें हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए दृश्य तरंगों की ही बात की गई है। एग्जाम्पल है गर्म लोहा, ताप दीप्त ठोस पदार्थ आदि का जो स्पेक्ट्रम होगा वो सतत स्पेक्ट्रम होता है। नेक्स्ट अब लिखा हुआ है असतत स्पेक्ट्रम। सीधा सा इसके नाम में उसकी परिभाषा है, मतलब ये सतत नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे सतत कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता है। इसको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणविक स्पेक्ट्रम, दूसरा है आपका बैंड स्पेक्ट्रम या आणविक स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है और ये आपके परमाणु के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा लिखा हुआ है बैंड स्पेक्ट्रम, मतलब ये पट्टी होती है उसके रूप में प्राप्त होता है और ये आपका अणु के द्वारा प्राप्त होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पूरी चर्चा करी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रम विज्ञान क्या है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, संपूर्ण स्पेक्ट्रम क्या होता है, विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं आपने देखी, तरंग धैर्य, तरंग संख्या, आवृत्ति, और स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। फिर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करी, सतत स्पेक्ट्रम और असतत स्पेक्ट्रम। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब आगे हम डिटेल में और अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हमने को यूवी विजिबल या पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।